बिहार से करेंगे, जहां पर मतदान से पहले महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर भले ही एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन कई सीटों पर महागठबंधन के बीच आपसी लड़ाई न सिर्फ इस एकजुटता को शंका के घेरे में डाल रही है, बल्कि महागठबंधन की आपस की जो खींचतान है उसको भी बाहर ला रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। लंबी खींचतान के बाद महागठबंधन के नेताओं ने एक मंच पर आकर एकजुटता और मजबूती का संदेश तो दिया, लेकिन कई सीटों पर महागठबंधन के दो उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई ने गठबंधन की मजबूती की कलई खोल कर रख दी है। ऐसी ही एक सीट है जमुई जिले की सिकंदरा विधानसभा, जहां कांग्रेस के टिकट पर विनोद चौधरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई जिले के सिकंदरा सीट पर भी ऐसे ही हालात है, जहां आरजेडी से उदय नारायण चौधरी तो कांग्रेस से विनोद चौधरी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी का कहना है कि उदय नारायण चौधरी बाहरी है, जबकि वहीं उदय नारायण चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें उम्मीदवार बना है। अब चुनाव प्रचार में जुटे दोनों दलों के उम्मीदवार जनता के बीच खुद को महागठबंधन का असली प्रत्याशी साबित करने में जुटे हैं। अब बाकी लोग को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन महाबली का बाहुबली मैं ही हूं, विनोद चौधरी ही है। आप चौधरी कहां है? मुझे नहीं पता कौन उदय नारायण चौधरी है। मैं कांग्रेस को जानता ही नहीं हूं कि कोई उम्मीदवार है। नहीं है। जो फाइनल लिस्ट आया है भाई उसमें है, कागजी है। महागठबंधन के दो उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई ने एनडीए उम्मीदवार को तंज कसने का मौका दे दिया। अब उनके नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखा रहे हैं। क्षेत्र में जनता समझ रही है कि उनकी एकता कितनी मजबूत है और वो कितने फेल हैं, ये सबूत के तौर पर देख रहे हैं लोग। मंच पर महागठबंधन की एकता और जमीन पर आपसी लड़ाई ने जनता के बीच कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में किससे फायदा होगा और किससे नुकसान, ये तो चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट। उधर दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के जरिए छठ पूजा के लिए स्टॉल लगाने के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने जिहादी मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री बेचने के लिए 30 स्थानों पर स्टॉल लगाई। मुस्लिम धर्मगुरु जहां इसे धार्मिक एकता के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वीएचपी की इस दुकान पर तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। छठ की रौनक चरम पर है। इस बीच वीएचपी ने ऐलान किया है कि थूक जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए श्रद्धालुओं को शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री उपलब्ध कराएगी। छठ को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में 2 दिनों तक वो खुद की जो है दुकान लगाएंगे और इससे जो है वो सनातन का जो स्लोगन है उसको दर्शाएंगे। और उनका कहना है कि जो जिहादी मुक्त इसको एक कार्यक्रम की तरह देख रहे हैं, जिसमें कोई भी मुसलमान जो है वो दुकान नहीं लगाएंगे। और ये कदम तब उठाया गया है जब ये देखा गया है कि वो थूक वाला जो मामला सामने आया था, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। इसके तहत वीएचपी दिल्ली के करीब 30 जगहों पर विशेष स्टॉल लगाएगी, जहां पूरी तरह सत्यापित और परंपरागत सामग्री खरीदी जा सके। तो जो मार्केट रेट है उससे थोड़े कम राशि में और शुद्धता से वो भक्तों को मिले, ये प्रयत्न हमारा रहेगा। और यही हमारा आग्रह हिंदू समाज को भी रहेगा कि वो ऐसे ही लोगों से खरीदे कि जो इस तरीके से उनकी चिंता करेंगे, उनके पर्वों की चिंता करेंगे। वीएचपी के ऐलान के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने इसे धार्मिक और संवैधानिक एकता के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें आप साइडलाइन नहीं कर सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से कोई चीज ली नहीं जा सकती, त्योहारों पर या ऐसे मौकों पर उनसे कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग हैं ये धर्म का नहीं, अधर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म तो हो ही नहीं सकता।
ये अधर्म है। इसलिए जो लोग इस कार्रवाई में शरीक हैं, सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई हो और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की जो साजिश है वो वीएचपी के लोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वीएचपी देश के धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रही है। किसके खेत में से क्या हो गया, किसकी भैंस ने दूध दिया, कौन सी भैंस हिंदू है और कौन सी भैंस मुसलमान है, तो आप लगाओ ना, ये अमूल डेयरी बंद कर दीजिए, इसके अंदर पता नहीं कितने मुसलमानों का दूध जा रहा होगा, सारे हिंदुओं को आप पिला रहे हो। तो इस तमाम चीजें क्या तमाशा बनाना चाहते हो भाई? 25 करोड़ लोग देश के अंदर हैं, आप 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते, मुख्य धारा के अंदर है वो पूरे के पूरे। वीएचपी का दावा है कि सनातन का स्टिकर सिर्फ उसे ही दिया जाएगा जिसके सारे कागजों का वेरिफिकेशन होगा। जिस दुकान को स्टिकर मिलेगा उसके पास पूजा सामग्री का सामान प्रमाणित माना जाएगा। वहीं वीएचपी के इस ऐलान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। तो एक तरफ तो वीएचपी एक नई पहल कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो विपक्ष है या जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से लगातार आपत्ति जताई जा रही है और उनका कहना है इस तरीके के जो कदम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा तब नहीं होना चाहिए जब कोई बहुत बड़ा त्योहार हो, क्योंकि त्योहार को तो सबको मिलकर मनाना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ फराखान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के उस एक्शन की जिसने दिल्ली को बड़ी साजिश से बचा लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट देखिए। दहशत का प्लान था लेकिन नाकाम हो गया। धमाके की तैयारी थी लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी भारी पड़ गई। जगह तय थी, वक्त तय था, लेकिन आतंकी भूल गए कि ये नया हिंदुस्तान है जो दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना जानता है तो अपने घर में छिपे कीड़ों को भी ढूंढकर सबक सिखाना जानता है। इस कड़ी में एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों ने देश में दहशत की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और मध्य प्रदेश से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े दोनों आतंकियों का नाम अदनान खान है। एक आतंकी की गिरफ्तारी साउथ दिल्ली से हुई तो दूसरे आतंकी अदनान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से जो आतंकी अदनान गिरफ्तार हुआ है वो सादिक नगर का रहने वाला है। 20 साल के अदनान के पिता सरकारी ड्राइवर हैं। भोपाल का अदनान खान सीए की तैयारी कर रहा था। अदनान पहले भोपाल के अशोका गार्डन में रहता था, बाद में करोंद इलाके में शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में हेवी फुटफॉल वाले एरियाज में लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान जो भोपाल का रहने वाला है उर्फ अबू मोहम्मद। दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तार किए गए अदनान बड़े धमाके की साजिश में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकियों की प्लानिंग को वक्त रहते नाकाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी आईएसआईएस के ऑपरेटिव हैं। आतंकियों का दीपावली पर बड़ा धमाका करने का प्लान था। साउथ दिल्ली का एक मॉल और एक पब्लिक पार्क आतंकियों के निशाने पर था। आतंकियों के पास आईएसआईएस का झंडा और एक पेन ड्राइव मिली है। जिस जगह पर ब्लास्ट का प्लान था वहां पर एक फोटो मिली है। ब्लास्ट में इस्तेमाल करने के लिए एक घड़ी भी बरामद हुई है। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी से धमाके की तैयारी थी, जिसके लिए दोनों आतंकी विस्फोटक खरीदने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों के पास आईईडी बनाने के सामान के फोटोग्राफ मिले हैं। एक इंस्टाग्राम आईडी से जुड़कर दोनों आतंकी बातें करते थे। ये इंस्टाग्राम आईडी सीरिया बॉर्डर पर एक्टिव थी। दिल्ली में दोनों आतंकियों की कई बार मुलाकात हुई थी। जो ये आईएसआईएस को बैद दी थी, बैद देना मतलब एलिजेंस की जो उनकी प्रक्रिया होती है, वॉ ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रीमेटिंग लैपटॉप में इंक्रीमेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं,
और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक IED बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे। दिल्ली में तो धमाके की साजिश फेल कर दी गई थी, लेकिन भोपाल से पकड़े गए आतंकी को लेकर अब MP में सियासी विस्फोट हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में आतंकी और माफिया बढ़ रहे हैं। उधर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि अपराधों और आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में मामलों में लगातार एक्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश में आतंकवाद की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं और मध्य प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कार्रवाई करने के लिए कभी दिल्ली की ATS आती है, कभी गुजरात की ATS आती है। मध्य प्रदेश का गृह विभाग क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश का गृह विभाग सो रहा है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिमी का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया था और लगातार आतंकी गतिविधियां और आतंकियों की पनाहगाह कांग्रेस के संरक्षण में मध्य प्रदेश थी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जाता है, जब भी कोई गतिविधि करता हुआ दिखाई देता है उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली और मध्य प्रदेश से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा सवाल यह है कि आखिर कितने आतंकी हैं जो दिल्ली और MP में रहकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और पकड़े गए इन आतंकियों के तार कहां तक जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिवाली के जश्न के बीच मध्य प्रदेश से हैरान कर देने वाली खबर आई। भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों में 300 से ज्यादा बच्चे कार्बाइन गन चलाने से जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। सस्ता पटाखा, तेज धमाका, धुएं का निकला गुबार और 300 से ज्यादा बच्चे पहुंचे अस्पताल। दीपावली की खुशियों के बीच मध्य प्रदेश में एक जुगाड़ और सस्ते पटाखे ने कई परिवारों की रात काली की। महज 100-150 रुपए में बिकने वाली कार्बाइड गन चलाने से कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों में 300 से ज्यादा बच्चे कार्बाइड गन चलाने से जख्मी हुए हैं। इनमें कई बच्चों की आंखों की रोशनी 70% तक चली गई, तो वहीं 3 ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। उज्जैन और भोपाल में 150 से ज्यादा केस सामने आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 अक्टूबर को ही उसी को बैन कर दिया था। उसके बाद भी उसकी काफी रील्स बनाने की तक की कि उसको कैसे अपन बना सकते हैं, घर में उसको कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक तो थी। पहले भी प्रदेश ने उसका बहुत नुकसान झेला है कैल्शियम कार्बाइड का, और वही जो है परिणाम स्वरूप अब 292 बच्चों की आंखें खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पे चिंताजनक तो ये है ही। बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि खुलेआम बिक रही थी तो प्रशासन को उस पर नियंत्रण लगाना काफ़ी आवश्यक था। तो इस प्रकार से बच्चों की जो आंखें गई है ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बताया जिस तरीके से कार्बोनाइट जो गन बिक रही थी प्लास्टिक की बाजारों में फायर करने वाली, उससे कई बच्चे बीमार हुए हैं, उसको लेकर क्या लगता है? मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि ऐसी चीज़ों के लिए प्रशासन को पहले से ही सख्ती निभाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे तो ऐसा है कि नादान रहते हैं, उनको समझ नहीं रहती है, बट लेकिन जहाँ बिक रहा है वहाँ पर ये चीज़ें ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों की आंखें अनमोल रहती है। प्लस मैं चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्रशासन थोड़ा सा जागे और जहाँ भी बिक रहा है ये इनको रोक लगाएं। ग्वालियर में भी कार्बाइड गन चलाने से बच्चों को देखने में तकलीफ हो रही है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल समेत 4 अस्पतालों में 19 से ज्यादा बच्चे इस वक्त आंखों की परेशानी से जूझ रहे हैं। 8 बच्चों की आंखों का ऑपरेशन कर पटाखे के टुकड़े निकाले गए। 2 लड़कों की कॉर्निया सफेद हो गई है। और कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि बोतल में डाल के चलाया था, उसका बारूद आंख में चला गया था। कैसे बनाई थी गन, क्या थी? बनी बनाई लाए थे? बनी बनाई लाए थे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, थोड़ी बहुत पानी की बूंद डाल के उसी से आंख में निकल के लग गया। मतलब ये जो पटाखे हैं ये घातक है? ये तो घातक है, बिल्कुल श्योर। ये कॉर्निया को जला देते हैं ना। तो देखिए लगातार डॉक्टर्स इस बात को भी कह रहे हैं
कि ये जो देशी कार्बाइड पाइप गन सहित अन्य पटाखे हैं वो कहीं ना कहीं आंखों के लिए भारी नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। विदिशा में कार्बाइड गन चलाने पर करीब 25 बच्चे जख्मी हुए। विदिशा पुलिस ने कार्बाइड गन बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सारे केस आए हैं, 4-5 केस आए हैं, तो वो काफी हार्मफुल है क्योंकि बहुत तेजी से फटता है। उसकी वजह से आसपास का जो धुआं कंकड़ जो भी रहता है सब, तो वो आंख में जाते हैं, तो बहुत सारों को लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से काफी डैमेज हो रहा है। तो उसको यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना कम करे अच्छा है, उसको बैन नहीं करने तो काफी अच्छा है। दरअसल कार्बाइड गन बनाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक पाइप में पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से गैस बनती है। आग लगने पर प्लास्टिक के पाइप में धमाका होता है। धमाके की आवाज के साथ धुआं और तेज चिंगारी निकलती है, यानी कम पैसे में ज्यादा शोर और ज्यादा आकर्षण। इसलिए ये घातक खिलौना लोगों की पसंद बन गया। मगर लगातार शिकायतों के बाद मोहन सरकार एक्शन में आई और भोपाल, ग्वालियर और विदिशा में कैल्शियम कार्बाइड गन के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन बेचने, खरीदने और स्टॉक करने पर सख्त सजा हो सकती है। तो अफगानिस्तान से दुश्मनी पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है। भारत की तर्ज पर अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर नए बांध बनाने की योजना का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी की गंभीर किल्लत शुरू हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की पानी की सप्लाई रोकने की तैयारी में है। तालिबान सरकार के मुताबिक कुनार नदी पर अब बिना देरी के बांधों का निर्माण शुरू किया जाएगा। ये वही नदी है जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में बहती है और वहां की जल आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन अब इसी स्रोत पर अफगानिस्तान ने बांधों के जरिए प्रहार की तैयारी कर ली है। तालिबान सरकार ने जल और ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश दे दिए हैं कि कुनार नदी पर बांधों का निर्माण जल्द शुरू किया जाए और इसके लिए विदेशी कंपनियों का इंतजार करने की बजाय घरेलू अफगान कंपनियों से ही करार किया जाए, ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। पाकिस्तान के जल संकट के लिए ये बड़ी सिरदर्दी साबित होगी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से खुला ऐलान कर दिया गया है कि उसके हिस्से का पानी उसका है और वो इसको अपने लिए इस्तेमाल करने का हक रखता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये बात भी दोहराई गई है कि अफगान जनता को अपने पानी के संसाधनों का प्रबंधन करने का पूरा हक है। काबुल और कुनार नदियां पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये उसकी कृषि और पेयजल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा है। कुनार नदी पाकिस्तान के चित्राल इलाके से अफगानिस्तान से होकर 300 मील तक बहती है। इसी नदी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में सिंचाई होती है और बिजली पैदा की जाती है। अब तालिबान के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के लिए पानी का संकट और गहरा सकता है, जो पहले ही भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के जल और ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि पहले एक चीन की कंपनी कुनार नदी पर बड़े बांधों में निवेश करना चाहती थी। इससे 2000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन हो सकता था। जनवरी में जब तालिबान सरकार ने इसी नदी पर एक बांध के निर्माण का ऐलान किया था, तो कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे दुश्मनी से भरा कदम बताया था। हालांकि अब हालात और बिगड़ चुके हैं, क्योंकि काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान पर भीषण हमले कर 58 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल सीजफायर लागू है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर अफगानिस्तान का ये कदम पाकिस्तान को प्यासा मारने वाला है। तो वहीं रूस यूक्रेन जंग में ऐसा पहली बार देखा गया जब पुतिन ने ट्रंप को सीधी धमकी दी। पुतिन ने अमेरिका से दो टूक कह दिया कि अगर रूस पर हमला हुआ या यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दी गईं तो रूस अपने दुश्मनों को कुचल करके रख देगा। रिपोर्ट देखिए। पुतिन का ट्रंप को जंगी चैलेंज, झुकेगा नहीं रूस।
तमतमाए चेहरे के साथ 73 साल के पुतिन ने 12 घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसी जंगी धमकी दी है जिसके बाद से वॉशिंगटन में ट्रंप के ऑफिस में सन्नाटा पसर गया है। रूस यूक्रेन जंग के 44 महीने बाद अब लगभग साफ हो चुका है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग होगी और ये ऐसी जंग होगी जो तीसरे विश्व युद्ध को परमाणु युद्ध में बदल देगी। अब हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 36 घंटे में हुए भयंकर हमलों से लेकर सुपर पावर देशों के भी वो दांव पेच दिखाने जा रहे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतने के लिए रूस का सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। शायद ट्रंप को भी एहसास नहीं था कि रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाने के महज 12 घंटे के अंदर ही पुतिन की तरफ से वो विनाशक युद्ध की धमकी सीधी उन्हीं को दे दी जाएगी। यकीन मानिए, पहली बार पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बेहद सख्त बयान देते हुए कह दिया कि अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें अमेरिका ने दी तो वो उस देश को बुरी तरह से रौंद डालेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि पुतिन ने 24 घंटे पहले ही परमाणु मिसाइलों का लाइव युद्धाभ्यास भी देखा है, जिसके जरिए उन्होंने अमेरिका, नेटो, यूरोप और खास तौर पर ट्रंप को धमकी दी है, या तो बातचीत करो वरना दुनिया का आखिरी युद्ध करो। हम आपको पुतिन के परमाणु तेवरों को लेकर यूक्रेन और नेटो देशों पर रूसी सेना के हमलों से जुड़ी वो खबर भी दिखाने जा रहे हैं जो साबित कर रही है कि पुतिन झुकेगा नहीं, रूस हारेगा नहीं। पुतिन ने ट्रंप को ललकारा, दम है तो युद्ध करो। पिछले 9 महीने से राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को काबू करने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रंप को लग रहा था कि 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन पर डाले गए दबाव की वजह से रूस यूक्रेन से जंग रोक देगा, लेकिन रूस ने 18 अगस्त 2025 से यूक्रेन पर 10 गुना हमला और तेज कर दिया है। इसके बाद ट्रंप को लगा कि पुतिन से फोन पर लगभग 2.5 घंटे बात करने के बाद वो पुतिन को सीज फायर के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि यूक्रेन 5 प्रांत रूस को सौंप दो, उसके बाद ही रूस हमले रोकेगा। पुतिन के अड़ियल तेवरों को देखने के बाद ट्रंप हैरान रह गए। नेटो और यूरोपीय संघ के दबाव में जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगा करके रूस को घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने ट्रंप के प्रतिबंधों के खिलाफ ऐसा परमाणु और जंगी तेवर दिखाया कि इसके बाद से अमेरिका और नेटो की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। खबर तो ये है कि रूस अब अमेरिका और नेटो से सीधी जंग की बहुत बड़ी तैयारी करने में जुटा हुआ है।